नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा के लिए आपको कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लगभग एक हफ्ते का समय आपके लिए शेष रह गया है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि एक हफ्ते के अंदर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सीधी सिंपल सी बात है कि एक हफ्ते के अंतर्गत आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है, अर्थात रिवाइज करते रहिए। दूसरी चीज आपको इस बात पे भी फोकस करनी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। जिन पोर्शन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक को आप विशेष तौर पर रिवाइज करते रहिए। तीसरी चीज ये भी जाते जाते देख लीजिए कि कौन सी चीज ऐसी रह गई है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है लेकिन वो हमसे छूट रही है। तो इन 3 चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि आपके लिए वो टॉपिक कवर करवाना जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिन टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे टॉपिक कवर करवा सकते हैं ताकि आप परीक्षा में जाने के पहले उन टॉपिक को लेकर प्रिपेयर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब ये मध्य प्रदेश का जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है ये आपसे परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है, चाहे 2020 की परीक्षा हो, 2021 की परीक्षा हो या फिर 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा हो। उन सभी परीक्षा में इस टॉपिक से लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आप इस टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़ के जाइए, जिसके कारण से अगर भविष्य में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए तो वो आपसे बन जाए। अब ये एक प्रकार का तुक्का है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही आ जाए, लेकिन अगर आ जाएगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। 1-2 नंबर से जो आपके सिलेक्शन रुकते हैं, हो सकता है कि वो सिलेक्शन आपका पार हो जाए इस वीडियो को देखने के कारण। तो इस प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में मैंने बहुत सारे जनजातीय व्यक्तित्व कवर नहीं किए हैं। मैंने आपको वो जनजातीय व्यक्तित्व कवर करके बताए हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले नहीं पढ़ा है। हमने ऐतिहासिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, इन सभी को छोड़ दिया है। हम केवल साहित्य के क्षेत्र में आपको व्यक्ति बता रहे हैं, और साहित्य के क्षेत्र में वो व्यक्ति जिनके नाम आपने शायद पहले कहीं नहीं सुने हैं। तो वो किस जनजाति से संबंधित हैं, किस जिले के हैं और वो क्या काम करते हैं, इन 3 चीजों के बारे में आपको फोकस यहाँ पर मुख्य रूप से करना है। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में एक आ जाएंगे लहरी बाई। लहरी बाई का संबंध जो माना जाता है वो मुख्य रूप से बैगा समुदाय से माना जाता है। अब थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिए, इनका पूरा नाम जो है वो लहरी बाई बैगा के रूप में माना जाता है, और जो एक बार आप इमेज देख लीजिए इनकी। लहरी बाई बैगा समुदाय से संबंधित रखती हैं और इनका जो संबंध है वो मुख्य रूप से डिंडोरी जिले से माना जाएगा। लहरी बाई चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, यानी कि मोटे अनाजों का ईयर घोषित किया गया था। लहरी बाई एक बैंक चलाती हैं जिसको अन्न बैंक के नाम से जाना जाता है या बीज बैंक के नाम से जाना जाता है, बीज बैंक। अब ये बीज बैंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीज बैंक में आपको उन अनाजों के बीज मिल जाएंगे जो नष्ट होने की कगार पर है। तो जो पुराने बीज हैं जिनको आप श्री अन्न कहते हैं या फिर मोटे अनाज कहते हैं, उन मोटे अनाजों का संरक्षण करने के लिए लहरी बाई फेमस माने जाते हैं। और आपको ऐसे ऐसे मोटे अनाजों के बीज इनके पास मिल जाएंगे जो आमतौर पर आपको मार्केट वगैरह में नहीं मिलेंगे। लहरी बाई महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इनका उल्लेख किया था, इनके नाम का जिक्र किया था, बीज बैंक का उल्लेख किया था, लहरी बाई के बारे में काफी तारीफें की थी। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से लहरी बाई आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए इनका नाम माना जाता है, मोटे अनाज संरक्षण। और हो सकता है कि आने वाले समय में इनको किसी विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी कर दिया जाए। तो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी में, ट्राइबल पर्सनालिटी में एक लहरी बाई, कहीं कहीं इनका नाम लाहरी बाई भी लिखा रहता है ना, दोनों एक ही बात है। उसका कारण यह है कि अंग्रेजी में इनका है नाम LAHRI, लहरी और लहरी दोनों एक ही बातें हैं। तो बैगा समुदाय से ये संबंधित रखती हैं और डिंडोरी जिले की हैं, बीज बैंक चलाती हैं जिसमें मोटे अनाजों के बीजों का संरक्षण किया जाता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण जनजातीय पर्सनालिटी है आपकी लहरी बाई। तीसरी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके भज्जू श्याम। भज्जू श्याम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं जिनका संबंध गोंड समुदाय से माना जाता है। भज्जू श्याम। अब मैं अंत में आपको एक चीज बताऊंगा तो आपको जनजाति, आपको एक ये तो याद हो ही जाएगा कि कौन सी जनजाति किस समुदाय से ताल्लुक रखती है। गोंड समुदाय से इनका संबंध है और ये डिंडोरी जिले के हैं।
मैंने कहा ना कि चित्रकला से संबंधित अगर गोंड समुदाय के कोई व्यक्ति हैं तो वो मुख्य रूप से डिंडोरी जिले से ही माने जाएंगे, क्योंकि डिंडोरी में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है पाटनगढ़। पाटनगढ़ जो है वो चित्रकला का केंद्र है। गोंड समुदाय के जितने भी चित्रकार निकले हैं उनमें से 90% चित्रकार जो है वो पाटनगढ़ के हैं। और पाटनगढ़ चित्रकला के कारण से उस डिंडोरी में जो गोंड चित्रकला चलती है उसका विशेष रूप से नाम हो गया है पाटनगढ़ कला। तो अगर आपसे पाटनगढ़ कला के बारे में पूछा जाता है तो वो पाटनगढ़ कला वही मानी जाती है जो गोंड समुदाय की है। तो अगर पाटनगढ़ कला आपको हिसाब से जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो गोंड चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। और गोंड चित्रकला कहने का मतलब होता है डिगना चित्रकला। आपको ये पता होगा कि गोंड चित्रकला को डिगना चित्रकला के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पक्षियों के, पशुओं के, पेड़ पौधों के चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं। तो भज्जू श्याम का नाम इस संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भज्जू श्याम मुख्य रूप से गोंड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, डिंडोरी जिले में है, और डिंडोरी जिले में जिस एक गांव से संबंध रखते हैं उसका नाम है पाटनगढ़। पाटनगढ़ के कारण ही गोंड चित्रकला का एक दूसरा नाम पाटनगढ़ कला भी माना जाता है। और पाटनगढ़ कला को आप सामान्य तौर पर डिगना चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो भज्जू श्याम अगले महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व हैं जो साहित्यकार या फिर लोक चित्रकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अगले हैं आनंद सिंह श्याम। एक देखना यहाँ पे भज्जू श्याम, दूसरे हैं आनंद सिंह श्याम। तो यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा श्याम। तो जिस भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के पीछे श्याम सरनेम जुड़ा है तो उन सभी का संबंध गोंड जनजाति से माना जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर श्याम सरनेम जुड़ा हुआ है और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो श्याम कहने का मतलब है कि उनका संबंध गोंड जनजाति से माना जाएगा। आनंद सिंह श्याम भज्जू श्याम के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति हैं। उन्हीं के सहयोगी के तौर पर आनंद सिंह श्याम को जाना जाता है। ये भी डिंडोरी से संबंध रखते हैं और डिंडोरी के जिस गांव से संबंध रखते हैं उसका नाम है पाटनगढ़। इनका संबंध भी गोंड जनजाति के साथ माना जाता है। तो शुरुआती समय में ये भज्जू श्याम के साथ काम करते थे, बाद में उनसे अलग होकर इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करना शुरू किया। तो आनंद सिंह श्याम शायद पिछली बार परीक्षा में आपसे पूछा भी गया था। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जिनका नाम है जनगढ़ श्याम। तो श्याम शब्द जितने भी जुड़े हुए हैं ना, और उनमें आप विशेष तौर पर याद रखिए कि इनका संबंध जो है जनगढ़ श्याम सब पाटनगढ़ से है, डिंडोरी जिले से इनका संबंध माना जाता है। तो आनंद श्याम भी आप याद रख सकते हैं, जंगल श्याम भी आप याद सकते हैं, भज्जू श्याम भी आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। भज्जू श्याम के बारे में विशेष तौर पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए। अर्जुन धुर्वे 2022 का पद्म श्री पुरस्कार इनको मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप करिए। और भज्जू श्याम को 2018 का पद्म श्री पुरस्कार मिला है। 2018 में भज्जू श्याम को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन धुर्वे को वर्ष 2022 का पद्म श्री पुरस्कार मिला है, जबकि भज्जू श्याम को वर्ष 2018 का पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन कर लेना है। अर्जुन धुर्वे वर्ष 2022 का पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, साहित्यकार, लोक नृत्य के क्षेत्र में, और भज्जू श्याम चित्रकला के क्षेत्र में वर्ष 2018 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। आनंद सिंह श्याम उनके सहयोगी थे, बाद में उन्होंने अलग से चित्रकारी करना शुरू कर दी। इन दोनों के जो मुख्य रूप से व्यक्ति थे उनका नाम था जंगड़ सिंह श्याम। पहले ये दोनों व्यक्ति इनके सहयोगी के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है भूरी बाई। अब भूरी भाई के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। और भूरी भाई का जो संबंध है वो मुख्य रूप से झाबुआ जिले से माना जाता है। ये मुख्य रूप से भील चित्रकला करती हैं। भील चित्रकला का एक विशेष तौर पर नाम भी माना जाता है जिसको आप पिथौरा चित्रकला के नाम से जानते हैं। घरों की दीवार वगैरह पर जो चित्रकार वगैरह बनते हैं या चित्र वगैरह बनाए जाते हैं उनका नाम होता है पिथौरा चित्रकला। तो घरों की दीवारों पर बनने वाले जो चित्र होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पिथौरा चित्रकला। ये भी आप जानते होंगे कि वर्ष 2021 का पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया है।
मध्य प्रदेश की एक और प्रमुख जनजातीय पर्सनालिटी जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए गंगूबाई, इनका संबंध भी झाबुआ से माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है यह है कि ये भी चित्रकार हैं और भीली चित्रकार हैं, तो इनका संबंध भी भील जनजाति से माना जाता है। झाबुआ की है, चित्रकार है गंगूबाई। इसी तरीके से लाडोबाई, भूरीबाई, गंगूबाई, लाडोबाई, ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो झाबुआ की हैं और इनका संबंध भी माना जाता है भील समुदाय से, और ये भी आपकी चित्रकार है। अगली महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है आपकी रमेश कटारिया। तो भूरीबाई, लाडोबाई, गंगूबाई, इनको देख कर रमेश कटारिया ने भी चित्रकला करना शुरू किया। तो पहले तो ये इनके सहयोगी के रूप में काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से चित्र बनाना शुरू कर दिए। रमेश कटारिया का संबंध झाबुआ जिले से माना जाता है। ये भी मुख्य रूप से भीली चित्रकार हैं। रमेश कटारिया। अनीता बरिया, ये भूरीबाई की लड़की हैं, जो उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उन भूरी भाई की पुत्री के तौर पर इनका नाम माना जाता है और ये भी झाबुआ से मानी जाती हैं। भील जनजाति से इनका संबंध है और ये भी चित्रकला करती है। तो 4-5 व्यक्ति जो है वो भील समुदाय से आपको याद रखना है। उनमें से एक भूरीबाई है जिनको 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है, गंगूबाई है, लाडोबाई है, रमेश कटारिया है, अनीता बरिया है। ये 4-5 महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आपको भील ट्राइब से विशेष तौर पर याद रखनी है। एक अंतिम पर्सनालिटी इनमें से एक है जोधैया बाई। जोधैया बाई का जो संबंध है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है और इनके बारे में शायद आपको पता ही होगा कि जोधैया बाई का जो संबंध है वो मुख्य रूप से बैगा जनजाति के साथ माना जाता है। जोधैया बाई बैगा चित्रकला से संबंधित हैं और बैगा चित्रकला का जो नाम है वो है ढंगना, ढंगना चित्रकला। वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है 2021-22 में, लेकिन 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास है। तो 2023 का पद्मश्री पुरस्कार जोधैया बाई को मिला है। जोधैया बाई उमरिया डिस्ट्रिक्ट की हैं, बैगा जनजाति से संबंधित है, चित्रकारी करते हैं और जिस प्रकार की चित्रकारी करते हैं उसको ढंगना चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। उन महत्वपूर्ण पर्सनालिटी में आपको इस तरीके से नाम ध्यान रखना है। एक और व्यक्ति आप विशेष तौर पर याद कर लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उनका नाम है मानसिंह ब्याम। हो सकता है आपके इसके बारे में पूछ लिया जाए, मानसिंह ब्याम। मानसिंह ब्याम का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से। वर्तमान में डिंडोरी, जन्म हुआ था मंडला में, लेकिन जब जन्म हुआ था तो डिंडोरी उस समय अलग नहीं हुआ था। तो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सुभाष ब्याम जो मानसिंह ब्याम के पिता हैं और एक है दुर्गाबाई ब्याम जो इनकी माता हैं। 3 पर्सनालिटी आपको यहां पर याद हो जाएंगी। मानसिंह ब्याम का जो संबंध है वो गोंड समुदाय से माना जाता है। ये कागज पर चित्र बनाते हैं और इनका संबंध भी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से माना जाता है। ठीक है, अब इसमें से महत्वपूर्ण क्या है? सुभाष ब्याम जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है भोपाल में, उसमें लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, तो ये भी इनका संबंध भी जो है वो आपका मूर्ति कला से माना जाएगा। दुर्गाबाई ब्याम वर्ष 2022 का पद्मश्री पुरस्कार। चित्रकला, गोंड चित्रकला में तो डिंडोरी जिले से इनका भी संबंध माना जाता है दुर्गाबाई ब्याम का। मंडला डिंडोरी दोनों
आपके लिए सही होते हैं। मंडला में जन्म हुआ था, लेकिन जब जन्म हुआ तो वो डिंडोरी उससे अलग नहीं था, लेकिन अब वर्तमान समय में बरबसपुर नामक गांव से इनका संबंध है, और वो जो बरबसपुर गांव है उसका संबंध माना जाता है डिंडोरी जिले से। तो दुर्गाबाई व्याम एक और गोंडी चित्रकला से संबंधित पर्सनालिटी हैं जिनको वर्ष 2022 में पुरस्कार मिल चुका है। तो ये मध्य प्रदेश के वो प्रमुख चित्रकार हैं जिनका नाम आपको विशेष तौर पर याद करना है। अब यहाँ पर नाम एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। मानसिंह व्याम, सुभाष व्याम, दुर्गाबाई व्याम, इन तीनों का संबंध गोंड जनजाति से डिंडोरी जिले से है और चित्रकला से इनका संबंध माना जाता है। जोधैया बाई बैगा 2023 का पद्मश्री पुरस्कार। अनीता बरिया भीली चित्रकार झाबुआ। रमेश कटारिया भीली चित्रकार झाबुआ। लाडोबाई भीली चित्रकार झाबुआ। गंगूबाई भीली चित्रकार झाबुआ। भूरीबाई भीली चित्रकार झाबुआ 2021 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। आनंद सिंह श्याम गोंड चित्रकला पाटनगढ़ चित्रकला। भज्जू श्याम गोंड चित्रकला पाटनगढ़ चित्रकला 2018 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है इनको। लहरीबाई इनका संबंध बैगा जनजाति से माना जाता है। मोटे अनाज संरक्षण के लिए इनका नाम विशेष तौर पर फेमस माना जाता है। ये बीज बैंक चलाती हैं। डिंडोरी जिले से इनका संबंध है लहरीबाई या फिर लहरीबाई का। अर्जुन धुर्वे परधोनी नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है। डिंडोरी जिले में वर्ष 2022 का इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अब एक विशेष बात यहाँ पर आपकी ये है कि अगर आपसे कभी इस तरीके से पूछा जाए, जैसे पर्सनालिटी के बारे में आपको नहीं पता है, तो 2-3 बातें आपको याद रखना है। जैसे कि अगर किसी गोंड जनजाति के बारे में आपसे पूछा गया, तो अगर किसी व्यक्ति के नाम के पीछे व्याम, श्याम, कुशराम, टेकम और धुर्वे इतने सरनेम अगर जुड़े हुए हैं, व्याम, श्याम, कुशराम, टेकम, धुर्वे, अगर ये 4-5 उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो आप आंख बंद करके तुक्का लगा सकते हैं कि इन सभी का संबंध गोंड जनजाति के साथ माना जाएगा। तो बेसिक से क्वेश्चन तो आपको यही पूछे जाते हैं कि ये किस जनजाति से संबंधित है, या फिर ये क्या काम करते हैं, या फिर किस जिले से संबंधित है। तो आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, केवल और केवल उनकी इन 3 बातों के बारे में पढ़ना है। अगर पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो पद्मश्री पुरस्कार भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर अगर आप पद्मश्री पुरस्कार देखेंगे तो एक बार आप चाहो तो उसको रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला हुआ है, यहाँ पर वर्ष लिख सकते हैं, यहाँ पर जनजाति लिख सकते हैं, समुदाय, और यहाँ पर जिला लिख सकते हैं। आप इस तरीके से एक टेबल बनाकर आप सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें पहला आप लिख सकते हैं अर्जुन धुर्वे, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दूसरा आप इसमें आप लिख सकते हैं भूरीबाई। तीसरा इसमें आप पुरस्कार में लिख सकते हैं जोधैया बाई। चौथा आप इसमें लिख सकते हैं भज्जू श्याम। इस तरीके से लिख सकते हैं, और बाकी टेबल को भी आप भर सकते हैं। वर्ष अगर देखेंगे तो 2022 का इनको मिला हुआ है। भूरीबाई के बारे में देखेंगे तो वर्ष 2021 का इनको मिला हुआ है। जोधैया बाई को देखेंगे तो वर्ष 2023 का मिला हुआ है। भज्जू श्याम को अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2018 का इनको मिला हुआ है। संबंध अगर आप देखेंगे तो संबंध भी लिख सकते हैं। अर्जुन धुर्वे का संबंध जो माना जाता है वो गोंड से, मैंने कहा ना कि अगर सरनेम के पीछे धुर्वे जुड़ा हुआ है तो गोंड से। बाई, भूरीबाई कहने का मतलब है इनका संबंध जो है वो भील जनजाति से माना जाता है। जोधैया बाई
बैगा जनजाति से संबंधित माने जाती हैं, और भज्जू श्याम जो है वो गोंड जनजाति। तो श्याम, ब्याम, धुर्वे, टेकम, कुशराम, ये अगर ये 4-5 सरनेम जुड़े हुए हैं तो आप आग बंद करके गोंड जनजाति के बारे में लिख सकते हैं और बाकी यहाँ पर बता भी सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन धुर्वे 2022 का पद्मश्री पुरस्कार, फिर लहरी बाई, फिर भज्जू श्याम 2018 का पद्मश्री पुरस्कार, आनंद सिंह श्याम, भूरीबाई 2021 का पद्मश्री पुरस्कार, गंगूबाई, लाडोबाई, रमेश कटारिया, अनीता बरिया, ये सब भील जनजाति से हैं, और जोधैया बाई 2023 का पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। मानसिंह व्याम, सुभाष व्याम, दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई व्याम भी आप लिख सकते हैं, दुर्गाबाई व्याम हमने छोड़ दिया है, तो उस लिस्ट में आप दुर्गाबाई व्याम का नाम भी जोड़ लीजिए। 2022 का इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दुर्गाबाई व्याम 2022 का पद्मश्री पुरस्कार। अब व्याम है तो आपको पता होगा कि किस जनजाति से संबंधित माने जाएंगे, गोंड से। बाकी यहाँ पर आप जिलों के नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको विशेष तौर पर मतलब विशेष तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना है तो ये टेबल पढ़ के चले जाइए। ऐसी संभावना है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको सभी जनजाति कवर नहीं करवाई है, मैंने आपको ऐतिहासिक जैसे टंटिया भील के बारे में या फिर जो ख्वाजा नाइक वगैरह हैं उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, और भी दूसरी जो जनजातीय पर्सनालिटी उनके बारे में नहीं बताया, मैंने केवल उनके बारे में बताया है जिनको आप आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुछ पर्सनालिटी 12-13 पर्सनालिटी हैं, इनको आप याद रखिए। इनको याद करके भी अगर आप चले गए तो फिर आपका हो सकता है काम हो जाएगा। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर फंस गया तो फिर ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।